हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 05। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम्पल लिए किसी रॉड के कारण और रिंग के कारण। और जो रिंग वाला टॉपिक था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम से। आज भी हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो यानी आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और हम सीखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल। तो यानी आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मजा भी आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान एंड गणित और माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि कोई चार्ज जो है पार्टिकल वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करता है। तो हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे हम मोशन करा सकते हैं उस पार्टिकल को। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसके अंदर हमें किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आना है। तो पहले मैं एक बार प्लस क्यू को लाके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद माइनस क्यू को लाके दिखाऊंगा और देखूंगा कि वो कैसे किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर मैं प्लस क्यू चार्ज लाऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर प्लस क्यू चार्ज लाता हूं इसके बीच में कहीं पर भी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है, जाहिर सी बात होगा कि इस साइड कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे वो बाहर की ओर भाग रही है, या इस साइड कहीं माइनस चार्ज होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रही है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज यानी आउटवर्ड होती है, और अगर मैं माइनस क्यू के कारण बोलूं तो माइनस क्यू के कारण इनवर्ड होती है डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड। तो यानी यहां पर भी कुछ ऐसा ही केस होगा। अगर ये बाहर की ओर जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर कहीं साइड में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा होगा और इस साइड माइनस क्यू चार्ज रखा होगा। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो अच्छा बताओ, इधर होगा कहीं प्लस चार्ज, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, और इधर कहीं माइनस चार्ज होगा जिससे अंदर की ओर जा रही है। तो अच्छा, प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ कोई पॉजिटिव वाला इसको धक्का मारेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को धक्का मारेंगे इसको लाइंस, और इसकी डायरेक्शन किस साइड को जाएगी? इस साइड को। तो यानी सिंपल सा था, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। अच्छा, नेगेटिव चार्ज होगा, अब तो आ गया होगा समझ में। अगर नेगेटिव चार्ज लूं तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका मतलब इधर कहीं माइनस चार्ज होना है और इस साइड कहीं पॉजिटिव चार्ज होना है, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस साइड। इनवर्ट डायरेक्शन में होंगी यानी इधर साइड नेगेटिव चार्ज होगा। इस फिगर से समझ में आ रहा है। तो यानी नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव वाला इसको धक्का मारेगा और पॉजिटिव वाला खींचेगा। यानी नेगेटिव वाले चार्ज के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू वाले चार्ज की डायरेक्शन होगी। सिंपल सा था, लॉजिक समझ में आया। तो अब हमें हेडिंग डालनी है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो हेडिंग डालनी है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है उनकी प्रॉपर्टी देखनी है, वो कैसे बिहेव करती हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती नहीं है, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि हमने बोला पॉजिटिव चार्ज के कारण
आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमें दिखता जो क्या है वो चीज, हमने एज्यूम कर लिया है कि ऐसा कुछ हो रहा है किसी चार्ज को लाने पर, यानी इसको धक्का मार रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड को है। तो यानी ऐसा कुछ है नहीं कि ये लाइंस हमें दिखेंगी। कभी आप सोच रहे हो कि प्लस क्यू चार्ज हमें मिल गया और हम उसको उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ढूंढ रहे हैं, तो यानी ये लाइंस होती नहीं है। ये कैसी होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी काल्पनिक लाइंस होती हैं। तो पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, पहला पॉइंट आपको बनाना है इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई एक्चुअल में ऐसी रेखाएं होती नहीं है, हमने कल्पना की है, इमेजिन किया है कि ऐसी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को दिखाती हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो सेकंड पॉइंट। अभी हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है वो कैसे जाती है, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर। तो लिखेंगे दे ओरिजिनेट, दे मतलब वो लाइन, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminate on नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कैसी लाइंस होती हैं जो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ की ओर होती है, माइनस क्यू चार्ज की ओर। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, अगला हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दे do not make a closed loop। ये एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे क्लोज्ड लूप क्या होता है, आपने देखा होगा कि मैग्नेट, और शायद आपने 10th में पढ़ा होगा कि इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, जहां से ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कैसे जाती हैं, इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, याद होगा तो ऐसे होती है। तो ये जो लाइंस होती है इसके अंदर से होते हुए फिर से वापस आती हैं, ये सब लाइंस इसके अंदर से होकर आती है। तो यानी ये नॉर्थ पोल से निकली, साउथ में गई, साउथ से आई, फिर नॉर्थ में आ गई, यानी कैसा लूप बना रही है, क्लोज्ड लूप। कोई खुला हुआ लूप नहीं है, बंद हो गया, फिर से वापस आया, फिर घूम के वहीं आ गया, यानी क्लोज लूप बनाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, प्लस क्यू चार्ज से गई और नेगेटिव की ओर गई और वापस नहीं आएंगी अब वापस, यानी इनकी डायरेक्शन केवल और केवल ऐसी होगी। ठीक है, तो ये एक क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। सिंपल हो गया, नोट करो, बहुत अच्छे। आगे बढ़े, चलो चौथा पॉइंट, the field lines perpendicular to the charge surface। बहुत ही सिंपल सी लाइन। क्या ये जो फील्ड लाइंस होती है वो जो चार्ज होगा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी ये कोई चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है मान लिया, तो इसका ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर जाएंगी, यानी इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनेंगे। अगर यहाँ पे बनाओ तो ये परपेंडिकुलर, कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। क्लियर हो गया? तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। बड़ा सिंपल सा था। चलो आगे बढ़, परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। अगला पॉइंट लिखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, नोट करो, द टेंजेंट drawn
the tangent drawn on a field lines the tangent drawn on a field lines give the direction of electric field, give the direction of electric field, give the direction of electric field on that point, समझा ना, on that point। यानी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट अगर ड्रॉन करें तो क्या दिखाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी। अगर मैं बोलूँ कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सीधी जा रही है, कोई मैं बोल देता हूँ कि ऐसे गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो मैं बोलूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर एक टेंजेंट खींच देंगे, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या है, तो तुम बोलोगे ऐसे, टेंजेंट खींच देना है और टेंजेंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता चल जाएगी, ठीक है, ऑन दैट पॉइंट। एंड 6 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन cannot be intercept each other, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे गई, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये पहली वाली जो पॉइंट दिखाया है कि टेंजेंट ड्रॉन करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पर बताओ टेंजेंट, तो तुम बोलोगे एक डायरेक्शन तो ये है, एक डायरेक्शन ये, यानी एक ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, विच इज इम्पॉसिबल। अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेप्ट करती हैं, तो आप बोलोगे नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना देती हैं, जो कि असंभव है। क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मैं साइड खड़ा हो जाता हूँ। नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो, तो ये हो गई प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये कभी कभी पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताइए, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे आगे का इलेक्ट्रिक डाइपोल जो भी होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू सेम चार्ज but opposite sign, separated is a small distance। यानी दो चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट साइन के साथ सेपरेट किए होंगे स्मॉल डिस्टेंस के साथ। तो फिगर से समझाता हूं, एक प्लस क्यू चार्ज लिया एंड द सेकेंड इज माइनस क्यू चार्ज, जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट
अपोजिट साइन के साथ है। अगर मैं बोलूँ 2q है तो ये भी एक 2q होना चाहिए। तो यानी सेम चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के साथ बट अपोजिट साइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल। क्या होगा, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी। मैं इसको मानता हूँ कि यहाँ पर एक इसका सेंटर है, इसके बीच की डिस्टेंस d मान लूँ, d मान लूँ। लेकिन जो तुम्हें बुक में मिलेगा इसको दो भागों में तोड़ के दे देता है। वो कह देता है कि ये भी l है, छोटी l, और ये भी l है। यानी ये जो d होता है उसकी वैल्यू ये 2l बता देता है। ठीक है, तुम d भी बोल सकते हो तुम्हारे हिसाब से, अगर d तुम्हें सुटेबल लग रहा है तो d बोल सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूले होंगे वो सब फिर d के टर्म्स में आने लगेंगे। क्लियर हो गया? तो यानी दो चार्ज जिनका सेम अमाउंट हो लेकिन साइन उनके अपोजिट होने चाहिए और बहुत ही छोटी डिस्टेंस हो उन दोनों के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि क्या हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूं कि H2O। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, H2O कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन के साथ, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का रोल है यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी चार्ज होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ना। तो ये जो बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत ही छोटी होती है। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में सेम अमाउंट का चार्ज बट साइन अपोजिट और डिस्टेंस बीच की बहुत छोटी। तो यानी ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया? ऐसे बनते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इसे P से डिनोट किया जाता है। तो चार्ज, इनमें से कोई एक चार्ज Q, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज का प्रोडक्ट उनके बीच की डिस्टेंस के साथ। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, होगी या नहीं होगी? यूनिट भी लिखा दूं, यूनिट भी लिख लो भाई। तो यूनिट क्या होगी, Q यानी कूलाम, और डिस्टेंस L है यानी मीटर, कूलाम मीटर। क्लियर हो गया? यानी यूनिट होती है कूलाम मीटर। अच्छा, डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। यानी इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, प्लस Q से माइनस Q की ओर। यानी ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो तो ये होगी, अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है तो इस साइड को। यानी ऐसा भी लिख सकते हो कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट होती है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट भी हो सकती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, या ऐसे भी बोल सकते हो कि माइनस से प्लस की ओर। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छा, अब आने वाला है आपका फेवरेट टॉपिक, यानी कि जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया? किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना।
तो पहला केस इसमें बनता है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले प्लस क्यू एंड द सेकेंड चार्ज इज माइनस क्यू, ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस 2l। दिख तो रहा है ना, छोटा तो नहीं हो गया ज़्यादा। और इसका बीच का ये ओरिजिन जो ये एल है, ठीक है। तो इसकी एक्सिस पर कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक्सिस कहाँ कहाँ की ओर हो सकती है? एक डायरेक्शन ये है एंड सेकेंड डायरेक्शन ये हो गई इसकी एक्सिस। तो यानी किसी इसके एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हमें वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। तो मैं कहीं पर भी यहाँ ले लूँ, कहीं पर भी ले सकते हो, कोई भी एक्सिस पर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर P पॉइंट पे निकाल देता हूँ, जो कि इस O पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस दूर है। क्लियर है? तो यहां पर क्या करना होता है, सबसे पहले टेस्ट चार्ज लाओ Q0। अब बड़ा इजी सा हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना। कैसे? माइनस क्यू चार्ज के कारण इस Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा ना। Q0 ऑलवेज क्या होता है, ये जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज की ओर क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो यानी इस डायरेक्शन में होगी। सही बात है। अच्छा ये बताओ, माइनस क्यू वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा, उनमें से कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है माइनस क्यू के कारण वाला, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो छोटी है बजाय प्लस क्यू के कारण। तो यानी ऐसी जब कंडीशनें होती हैं तो एक जिसकी जो मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उस एरो को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। क्लियर हो गया? तो माइनस क्यू के कारण मैं उसको मान लेता हूँ E1 था, एंड जो प्लस क्यू के कारण बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी होंगी। अब ये बड़ा ही सिंपल सा हो गया लॉजिक। ई नेट निकालना है P पॉइंट पर। ई नेट निकालना है P पॉइंट पर, तो बड़ा इजी सा हो गया। ई नेट निकालना है भाई। तो ई नेट इज इक्वल टू होगा क्या? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये तो होता है। चलो, अगर मैं बोलूं कि माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप बता सकते हो? जी हाँ, बता सकते हैं। E1 होगा कितना? तो E1 इज इक्वल टू होगा के Q माइनस क्यू ना, तो माइनस तो लेते नहीं है, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये टोटल x है। x में से हमें ये चीज हटा देनी है, तो इतनी तो बचेगी फिर। तो x में से ये चीज हटा देनी है, यानी x में से l को हटा देना है, यानी x माइनस l का होल स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे में बोलूँ E2 निकाल के बताओ, क्या वो बता दोगे? तो E2 निकाल लो। तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस। खाली डिस्टेंस देखेंगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक x है, फिर यहाँ पर इतना डिस्टेंस और है जो कि l है, यानी x में l जोड़ देना, x प्लस l का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये हमारे पास E2 आ गया और ये हमारे पास E1 आ गया। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में फिर से हम वो अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा ऐसे लगाएंगे और 180 लगा देंगे। तो इतना सब करने से बढ़िया कि हमें पता है कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है जो सीधे सीधे घटा दिए जाते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं। कुछ एंगल बन रहा होता है 0 या 180 को छोड़ के कोई दूसरा एंगल बन रहा होता है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं। या 0 या 180 जब बनेगा तो हम फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, सीधे ऐड कर देते हैं या घटा देते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक हो गया? तो यानी ई हमारे पास निकलने वाला है ई नेट इज इक्वल टू, सीधे हम मैग्नीट्यूड रख देते हैं,
E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो ये रख दो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। पहले E1 आएगा ना, उसी में से बढ़ेगा माइनस, फिर छोटा वाला आएगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई नेट इज इक्वल टू क्या आने वाला है, एलसीएम लेना आता होगा, एलसीएम ले लेते हैं एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर कॉमा इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों का होल स्क्वायर है तो मैं टोटल का होल स्क्वायर लगा दूं। बहुत अच्छा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पूरे का होल स्क्वायर कैसे हो गया है। इसका होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर था, मैंने दोनों का कर दिया, ब्रैकेट बड़ा लगा दिया। क्लियर है। अच्छा, एलसीएम लेना आता होगा, के क्यू कॉमन कर लूं, के क्यू कॉमन कर लिया, एलसीएम ले लेते हैं। अब 1 1 बचेगा ना, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म उधर आ जाएगा, तो यानी बचेगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस ये चीज उधर चल जाएगी, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करो, ई नेट निकलेगा अब। तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू तो कॉमन ही है, इसको देख लो अंदर, तो के क्यू बाहर से अंदर सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lx। लेकिन माइनस की वजह से अंदर जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2lx, तो एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर तो कट जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो देख लो, एक्स स्क्वायर लिख ही लेता हूँ यार, प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx, ठीक, माइनस माइनस अंदर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2lx हो जाएगा। ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया सीधे सीधे। अब 12th में आ गए हो, इतना तो आता होगा, या नहीं आता है तो बता देना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलो ये देखो, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बाहर से होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नहीं रहा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर नहीं रहा, बचा क्या 4lx। तो ई नेट आ गया, क्या आ रहा है, ई नेट इज इक्वल टू आ गया 4k क्यू lx, 4 बाहर ले लिया था सीधे सीधे, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको देखना, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, ई नेट इज इक्वल टू के बाहर ले लिया, 2 बाहर से ले लिया और एक 2 रखा और बना दिया, एक्स भी ले लिया साथ में, और 2ql को एक साथ लिख दिया, इससे 2 हटाया और 2ql को एक साथ रख दिया और 2kx को एक साथ, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कहीं पर देखा 2ql को, कहीं पर देखा या नहीं देखा, अभी पढ़ा था p इज इक्वल टू 2ql है, ऐसा लिखा था मैंने वहां पर, q इंटू 2l, याद आ गया। हाँ याद आ गया है। चलो फिर ये क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, p, यानी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, ये 2kx और p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आया है। ठीक है ना, सही हो गया। चलो इतना नोट करो, फिर रब करता हूँ। नोट कर लिया, चलो ठीक है। अब देखो, इसको आगे थोड़ा सा और अरेंज करता हूँ। तो हमारे पास आया ई नेट इज इक्वल टू 2k px अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, हम जानते हैं कि ये जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत ही छोटी होती है। क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, यानी एक्स के सामने तो बहुत ही छोटी है, तो यानी L इज
स्मॉलर देन एक्स, यानी एक्स इज ग्रेटर देन एल, यानी एल स्क्वायर और भी छोटा होगा किससे, एक्स स्क्वायर से, यानी एल स्क्वायर क्या करेगा, टेंडिंग करेगा जीरो की और उसके सामने। सही बात है, ठीक है। तो यानी ऐसा लिख देता हूँ फिर अब, तो ई नेट आने वाला है, थोड़ा सा सॉल्व करके, ई नेट इज इक्वल टू 2k/p(x), एल स्क्वायर तो जीरो यानी एक्स स्क्वायर उसकी पावर स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4, जो कि एक्स से एक्स सही हो जाएगा तो बनेगा 2kp/x का क्यूब। अगर आप k की वैल्यू भी रख देते हैं तो आंसर आएगा 2, और k की वैल्यू होती है 1/4πε/p/x का क्यूब। 2 से 2 मर जाएगा, आंसर आने वाला है 1/2πε/p/x का क्यूब। अगर आपको लगता है कि 4π मेरे को याद जल्दी हो जाता है तो ऐसे लिख सकते हो 4π और यहाँ पर 2, अगर आपको लगता है 2p 1/4π2p/x क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। डायपोल के एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीख लिया। अच्छा, इधर साइड कोई बोलता है तो निकालोगे क्या, इधर साइड बोलोगे तो तुम बोलोगे पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का मारेगा, नेगेटिव वाला चार्ज इसको खींचेगा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा बड़ा होगा उसकी, तो यानी हम बड़े वाले से छोटे वाले को घटाते हैं। क्लियर हो क्या, बड़ा इजी सा है, तब थोड़ा माइनस में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर अगर कोई पूछे तो, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन की ओर होगी। तो ये और ये मैग्नीट्यूड जब आपस में कटेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा है, तो यानी इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इसी साइड को होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी। क्लियर हो गया, ये बात पकड़ में आई। छोटी छोटी बातों को पकड़ना है हमें। क्या मैंने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तुमने बोला ये छोटा है ये बड़ा है, यानी इसी साइड को होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड को। क्या मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस साइड को है, तो तुम बोलोगे माइनस से प्लस की ओर, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी क्या निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को निकली, तो यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस साइड को है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस साइड को है। यानी किसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑन जो उसके एक्सिस पर होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। ये बात पकड़ में आई। चलो बहुत अच्छे, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, कर लिया। चलो अब इसमें सेकंड केस बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बनेगा इसमें ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, वैद्युत आघूर्ण बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को बोलते हैं वैद्युत आघूर्ण। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल को बोलते हैं वैद्युत आघूर्ण। आगे बढ़े, चलो। तो यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का हमें बाइसेक्टर निकालना है। चलो मैं किनारे में बना लेता हूँ अभी फिगर, फिर से ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा बताओ, ये होगा, ये इस लाइन पे कहीं पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट, ये ले लेता हूँ लोग। ठीक है, अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी L,
और ये भी यानी 2i। क्लियर हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। ये केस भी सिंपल सा है। कैसे? तुम्हें अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे निकालो तो तुम बोलोगे यहाँ पर डैश चार्ज ले आओ। क्या ये एक ट्रायंगल वाला केस बन गया? यानी ट्रायंगल के एक कॉर्नर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना होता है, तो हम निकालना सीख चुके हैं ना पहले से, तो यानी इतना टफ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन है। चलो, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इन्होंने हमें दे रखी है x। हमने लेट किया कि यहाँ इसके O पॉइंट से उस P पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। आगे बढ़े। चलो, तो यानी अगर मैं बोलूँ प्लस क्यू चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन किस साइड को होगी, तो तुम बोलोगे प्लस क्यू चार्ज इसको सेंटर टू सेंटर, प्लस क्यू चार्ज इसको ऐसे रिपल करेगा, धक्का मारेगा है, और माइनस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की ओर। ये वाली डायरेक्शन होगी उसकी। ठीक है क्या? तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो आपको गिवन है थीटा। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसमें ये जो लाइंस बन रही हैं वो इक्वल होंगी, तो एंगल भी इक्वल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये एंगल हमें दे रखा है थीटा दे रहा, कि जो ये पॉइंट से वो लाइन बन रही है वो थीटा एंगल पे बन रही है। क्लियर हो गया? चलो, अगर मैं बोलूँ कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है? इतना सा खेल है इसमें कि ये एंगल पहचानना है आपको। तो अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें आपको ये थीटा दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है, और ये वाला एंगल हम पूछ रहे हैं, ये वाला। तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने उस ट्रायंगल के अपोजिट साइड वाले बनने वाले एंगलों के सम के इक्वल होता है। नाइन्थ की थ्योरम। क्या सर नाइन्थ में लिया है आप हैं? तो बच्चा तुम्हें याद करना ही पड़ेगा क्या, कि आपको एक्सटीरियर एंगल अगर जब निकालना होता है तो क्या करना होता है? एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के अपोजिट साइड वाले जो होते हैं, ये वाला नहीं, उसके अपोजिट में जो होते हैं उन एंगल्स का सम के इक्वल होता है। यानी ये चीज़ 2 थीटा हो जाएगी। ऐसे सेम चीज ये है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यानी ये कितना एंगल है? 2 थीटा। क्लियर हो गया? चलो, ठीक, तो हमें सब कुछ मिल गया है। तो यानी एक को E1 मान लो, एक को E2 मान लो, E1 एंड E2 है। तो लिखना है पहले क्या, प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्लियर हो गया? प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 इक्वल टू निकलने वाली है क्या, के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये x, ये l, यानी पाइथागोरस थ्योरम, ये है हाइपोटेन्यूस, तो यानी ये क्या बनेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर होगा? तो यानी ये बनने वाला है एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट की होल पावर स्क्वायर, यानी अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज। क्लियर हो गया? तो ये माइनस क्यू चार्ज के कारण E2 मान लेते हैं। E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस भी तो वही है, एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया? बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। सेकंड, अब क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑन
पी पॉइंट, पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकालना है तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। क्लियर हो गया। चलो E1 और E2 अगर देखो आप, जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के सेम है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सही है। तो हम लिख सकते हैं E1 की जगह पर E2 या E2 की जगह पर E1। तो E नेट इज इक्वल टू, E नेट इज इक्वल टू, E की जगह पर E1 की जगह पर E2 लिख देता हूँ, E2 का स्क्वायर, E2 की जगह पर तो E2 मिलेगा, E2 का स्क्वायर प्लस 2E2 कॉस, एंगल कितना है, ये थीटा नहीं देखना है, एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, 2 थीटा, सही है। तो ई नेट इज इक्वल टू, सारा E2 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यानी E2 बाहर निकल आएगा अंडर रूट से, अंदर बचेगा 1 + 1 यानी 2 + 2 cos 2 थीटा। तो यानी E2 अभी वैल्यू नहीं रखता हूँ, 2 कॉमन कर लो, बहुत सही, 1 + cos 2 थीटा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आप थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा। cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला कि 1 कट जाए, याद रखना आपको, अगर आपकी बायो है यानी मैथ नहीं है तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं कि 1 कट जाए। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। क्या होता है cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, एक होता है, मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे 1 कट रहा है, बहुत अच्छे, कौन सा है, तीसरा वाला, सही बात है, बहुत अच्छे। तो ये रख दो, तो आने वाला है E2 अंडर रूट 1 से 1 कट जाएगा, है क्या बचेगा अंदर, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 4 यानी 4 बाहर आ जाएगा यानी 2 बनेगा, तो यानी आने वाला है 2E2। अच्छा cos थीटा भी जानते हो, हाँ cos थीटा जानते हो, cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा यानी बनेगा cos थीटा। क्लियर हो गया, इतना नोट करिए आप पहले, हाँ वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिए अगर। चलो आगे बढ़े, बहुत अच्छे। तो अब देखो बस आखिरी छोर है, ई नेट निकलने वाला है, ई नेट इक्वल टू क्या आया, 2E2 cos थीटा, 2E2 cos थीटा। अच्छा E2 की वैल्यू याद है, KQ/x² + L², बहुत अच्छे, ठीक है ये थी, और cos थीटा लिखा है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लेकिन जो आपको बुक्स में मिलेगा वहां पर cos थीटा की वैल्यू रखी होगी, तो cos थीटा की हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, थीटा ही है ना, तो cos थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, किससे, इस फॉर्मूले से, लाल बट्टे कक्का से, ठीक है। तो ये होता है साइन, ये होता है cos, ये होता है tan, ये होता है cot, ये होता है cosec, ये होता है, ये sec होता है, ये cos होता है। तो cos ये वाला पॉइंट होता है, यानी cos इज इक्वल टू होता है आधार, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, अपॉन कर्ण होता है केप और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी यहाँ पर आने वाला है 2KQ अपॉन x² + L² का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, निकाल लो यहाँ से, बेस क्या है, बेस है L, बहुत अच्छे।
अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ये अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। बहुत ही अच्छे, क्या बात है। तो ये आने वाला है 2QL। बता भाई 2QL, 2QL देखा, हाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यानी ये K तो बाहर हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं P। तो अपॉन ये बन जाएगा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, यानी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन फिर से वहीं पर कि एल स्क्वायर टेंडिंग करेगा जीरो की ओर, क्यों करेगा, क्योंकि एल इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर, एक्स यानी एक्स इज ग्रेटर देन एल। तो इसका मतलब एल स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा एक्स स्क्वायर के सामने। तो यानी एल स्क्वायर करेगा क्या, एल स्क्वायर टेंड करेगा जीरो, जीरो नहीं होगा, टेंडिंग करेगा जीरो की ओर, तो इसलिए हम उसको जीरो मान लेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आने वाला आंसर के पी अपॉन एक्स की पावर 3। तो ये ई नेट आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कहाँ पर, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीख लिया। क्लियर हुआ। चलो नोट कर लेना इसको, साइड हो जाता हूँ मैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपने जब एक्सियल वाला निकाला, ई एक्सियल पर, वो क्या निकला, वो निकला के 2p अपॉन एक्स क्यूब, याद है ना। और अभी आपने जब ई परपेंडिकुलर वाला निकाला, वो कितना निकला, के पी अपॉन एक्स का क्यूब। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर। बड़ा सिंपल हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आप फॉर्मूला कभी भूल जाते हैं तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्या कि जो एक्सियल वाला है वो परपेंडिकुलर से 2 गुना है ना। ये के पी अपॉन एक्स क्यूब है, ये के 2p अपॉन एक्स क्यूब है, यानी दुगना है। तो यानी ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पर आप समाप्त होता है।